ऑलराइट, स्वागत है मेरे सभी भाई लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट की स्कूल लाइफ बढ़िया से चल रही होती है, लेकिन तभी टेसिया और आर्ट के बीच में गड़बड़ हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। दी एंड। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट लेवल 8 टोबी के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन आर्ट के दिमाग में सिर्फ टेसिया की ही बातें घूम रही होती है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद टोबी का माना खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं ग्लोरी आ जाती है। ग्लोरी आर्ट को यहाँ से ले जाते हुए कहती है, तुमने ऑलरेडी 2 क्लासेस मिस कर दी है, तुम्हें आखिरी क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। आर्ट प्रोफेसर ग्लोरी के साथ यहाँ से जा रहा होता है, तभी ग्लोरी अपने मन में कहती है, इस बच्चे के लिए इतना बड़ा प्राइवेट ट्रेनिंग रूम, आखिर ये किस तरीके की ट्रेनिंग करते रहता है। इस बच्चे को मैं जितना ज्यादा देखती हूँ ये उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस बनते जाता है। अगले सीन में आर्ट एक क्लास के अंदर बैठा होता है, जहाँ पर उसका ध्यान पढ़ने में ज्यादा कुछ नहीं लग रहा होता। तभी इस क्लास का प्रोफेसर, जिसका की नाम मैनर है, वो आर्ट का अच्छे से वेलकम करता है और आर्ट से एक क्वेश्चन पूछता है, जिसका की आर्ट अच्छे से जवाब दे देता है। इसके बाद प्रोफेसर मैनर अपना पढ़ाने लग जाता है और एक अच्छा सा सवाल सामने रखता है, क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़ पाए तो। अगर अपन हाइपोथेटिकली सोचे तो ऐसे वर्ल्ड में कोई प्योर दिखने वाला इंसान भी काफी ज्यादा रहस्यमयी हो सकता है, और सबसे ज्यादा काइंड दिखने वाला इंसान सबसे ज्यादा क्रूअल साबित हो सकता है। दोस्तों, ये प्रोफेसर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बातों को भी इंटरेस्टिंग तरीके से कहता है, ताकि सभी बच्चों का ध्यान इसके ऊपर टिका रहे। ये प्रोफेसर अपनी दूसरी बात बताता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कोई मेज अपने स्पेल को इस्तेमाल करने से पहले मंत्र कास्ट करते हैं और कोई लोग डायरेक्ट ही अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजेस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मंत्र डायरेक्टली उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर असर डालते हैं, जिससे कि वो अपने स्पेल्स का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी का फोकस हाई लेवल का है तो ऐसे में वो बिना मंत्रों की मदद से भी स्पेल्स का अपने विचारों की मदद से इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं पर ऐसा वर्ल्ड मौजूद हो जहाँ पर लोग एक दूसरे का माइंड पढ़ सकते हो, ऐसे में उस वर्ल्ड के मैजिशियंस एकदम अलग ही लेवल पर होंगे। ऐसा होने का सिंपल कारण ये है क्योंकि ऐसे में उन मेजेस का खुद के विचारों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा। इसी के साथ प्रोफेसर मेनर की क्लास भी खत्म हो जाती है। आर्ट यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, ऐसी क्लास को अटेंड करने का फायदा ही क्या, जहाँ पर मैं सिर्फ टेसिया के बारे में ही सोच रहा था। सिल्वी एक चैट की तरह जवाब देती है और कहती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्चुअली में मम्मा की केयर करते हो। आर्ट चलते हुए एक थोड़ी सुनसान जगह पर आ जाता है और भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पर ल्यूकस आ जाता है 2 बंदों के साथ में आर्ट को सबक सिखाने के लिए। इनमें से एक बंदा चार्ल्स होता है, जिसकी की आर्ट ने भरी सभा में पेंट निकाल दी थी, और ये दूसरा बंदा कोई नया लग रहा होता है। आर्ट भी ल्यूकस को देखते हुए सीरियस हो जाता है और भाई मुझे इस बात का डर है कि कहीं आर्ट अपना फ्रस्ट्रेशन इन तीनों के ऊपर ना निकाल दे, भाई इन लोगों की वाट लग जाएगी। ल्यूकस गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे बताओ आखिर तुमने अपने आप को मेरे डोमेन से बाहर कैसे निकाला था और तुम वहां पर कैसे पहुंच गए थे अपनी लड़ाई के दौरान। आर्ट ल्यूकस का हाथ पकड़ता है और झटकते हुए कहता है, भला मुझे क्या जरूरत है तुम्हें जवाब देने की। ल्यूकस कहता है, मुझे लगा ही था, जरूर से तुमने किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम जैसे कॉमनर के हाथ में ऐसा आर्टिफैक्ट कैसे लग सकता है। जरूर से तुम्हारी मदद उस एल्फ ने की होगी, क्या नाम था उसका, प्रिंसेस टेसिया। ल्यूकस के इतना कहते ही ल्यूकस के पीछे वाला ये बंदा हकलाते हुए और एकदम गुस्से में कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुमने प्रिंसेस कैथलीन को भी सेड्यूस करने के लिए किसी तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तुम एक घटिया से कॉमनर हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्रिंसेस कैथलीन मुझ जैसे एक बेटर पर्सन को डिजर्व करती है। ऐसा कहते हुए इस मोटे का बहुत सारा माना रिलीज होने लग जाता है। चार्ल्स इस बंदे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकस चार्ल्स से कहता है, तुम पीछे हट जाओ। यह बंदा प्रिंसेस कैथलीन का नाम लेते हुए पगलाने लग जाता है और कहता है, प्रिंसेस कैथलीन भी मुझे चाहती है, क्योंकि प्रिंसेस ने मुझे मेरा गिरा हुआ रुमाल उठा कर दिया था। और ये बंदा दोस्तों उसी रुमाल को सूंघने लग जाता है। भाई ये किस तरीके का साइको बंदा है। सिल्वी कहती है, पापा इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आर्ट कहता है, मैं जानता हूँ, और जो माना इसके पास
पास से रिलीज हो रहा है वो भी नॉर्मल अमाउंट नहीं है। इतने में ही ये बंदा आर्ट को जान से मारने के लिए आर्ट के ऊपर हमला कर देता है और ये देखते हुए सिल्वी भी तैयार हो जाती है। आर्ट सिल्वी को फटाक से रोकता है और इस बंदे के अटैक से जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। ये देखते हुए ल्यूकस कहता है या तो मार्कोस को चोट पहुंचेगी या फिर डीसी का ये मेंबर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए ल्यूकस इन दोनों को यहाँ छोड़कर चला जाता है। मार्कोस एक और पावरफुल हमला कर देता है। आर्ट शील्ड से अपने आप को बचाते हुए कहता है एक ऑरेंज कोर वाला बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इसका माना पुल तो ल्यूकस से भी ज्यादा है। मुझे अगर इसे बिना चोट पहुंचाए काबू में करना है तो ऐसे में अपनी सील्स को रिलीज करना होगा। इतने में ही भाई साहब अपन लोग देखते हैं चेट सिल्वी को, जो कि अपने बड़े वाले फॉर्म में आ चुकी है और काफी ज्यादा सीरियस लग रही होती है। लेकिन सिल्वी मार्कोस को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ अपने एक पैर की मदद से मार्कोस को कुचल देती है और उसे बेहोश कर देती है। इतने में ही यहाँ पर क्लेयर भागते हुए आ जाती है, जो कि कहती है आर्थर यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने अभी अभी बहुत ही ज्यादा माना सेंस किया। इतने में ही क्लेयर मार्कोस की पीठ को चेक करती है जिसके ऊपर कुछ न कुछ तो बना होता है। क्लेयर कहती है डैम इट, एक और। अगले सीन में अपन देखते हैं मार्कोस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। आर्ट क्लेयर से पूछता है क्या इससे पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं। क्लेयर कहती है जिस वक्त तुम रिकवर हो रहे थे उस दौरान ऐसा ही एक और केस आया था। मैं इसके बारे में डीसी मीटिंग में तुम्हें और अच्छे से बता दूंगी, फिलहाल में मुझे टीम को अपडेट करना है, इसीलिए तुमने जो कुछ भी देखा है उसे डायरेक्टर सिंथिया के सामने एक बार अच्छे से बता देना। और इसी के साथ जैसे ही आर्ट और क्लेयर डायरेक्टर सिंथिया के केबिन में एंटर होते हैं, अंदर की साइड अपन लोग देखते हैं भाई साहब दो लांस को। बेरन को तो अपन सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपन इस वाली लांस को भी जानने वाले हैं। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, शी इज डैम प्रीटी। इन दोनों को देखकर आर्ट भी हैरान हो जाता है, लेकिन क्लेयर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। क्लेयर आर्ट को जोर से हिलाते हुए कहती है ये तो लांस बेरन और लांस एलिया है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है ये दोनों बच्चे डीसी के मेंबर्स हैं, जो कि आने वाला फ्यूचर है। क्लेयर कहती है आप दोनों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, मैं भी फ्यूचर में एक लांस बनना चाहती हूँ। बेरन मुड़कर डायरेक्टर सिंथिया से कहता है जैसा कि हमने बताया प्लीज इस बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन बेरन आर्ट की तरफ एक नजर घुमाकर देखता है और एलिया क्लेयर से कहती है मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ऐसा सुनकर क्लेयर को बहुत खुशी होती है। आर्ट इन दोनों का माना सेंस कर पा रहा होता है और अपने मन में कहता है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर है। जैसे ये दोनों लांस यहाँ से चले जाते हैं, आर्ट और क्लेयर सब कुछ बता देते हैं मार्कोस के बारे में, लेकिन डायरेक्टर सिंथिया को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। डायरेक्टर सिंथिया कहती है गार्डियन की मदद से इस बात के ऊपर रिसर्च चल रही है और क्लेयर तुम लोगों को और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हारी मदद के लिए हम लोग स्टाफ को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ऐसा सुनकर आर्ट और क्लेयर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद एवियर डायरेक्टर सिंथिया से कहता है क्या बच्चों को इन्वॉल्व करना सही होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो। डायरेक्टर सिंथिया कहती है सबसे बेकार परिस्थिति में सेक्रीफाइस भी जरूरी है, अपन लोग काफी आगे आ चुके हैं। ऐसा कहते हुए डायरेक्टर सिंथिया अपने मन में कहती है वो लोग अपने कदम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, वो लोग काफी जल्दी कर रहे हैं। भाई साहब दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन डायरेक्टर सिंथिया के अंदर से मेरे को एकदम विलेन वाली वाइब आ रही है। अपन लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब डायरेक्टर सिंथिया कहीं न कहीं मास्टरमाइंड हो सकती है किसी बात को लेकर। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम की ओर जा रहा होता है, तभी आर्ट की नजर पड़ती है बेरन और ल्यूकस के ऊपर। आर्ट अपने मन में कहता है तो घमंडी ल्यूकस को भी अपने भाई के सामने सिर झुका कर रखना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से कैस्पियन सही था, जब तक ल्यूकस के पीछे उसका बड़ा भाई है मैं ल्यूकस का कुछ भी नहीं कर सकता। आर्ट के इतना सोचते ही भाई साहब इतने में ही अपन देखते हैं लांस एलिया आ जाती है, जो कि आर्ट के ऊपर तलवार तान देती है। एलिया कहती है तुम्हारी ब्लड लस्ट तो ताकतवर है जो कि तुम एक लांस की तरफ दे रहे हो, तुम्हारे पास एक डिसएडवांटेज है जो कि तुम अपनी स्वाट को अपनी डायमेंशन रिंग के अंदर रखते हो, इसे निकालने में टाइम लग जाता है। ऐसा कहते हुए एलिया अपने वेपन को पीछे कर लेती है। आर्ट कहता है आपको कुछ
गलतफहमी हो गई है, मैं तो लांस बेरन को आज से पहले जानता तक नहीं था। एलिया कहती है अगर तुम अपनी प्रेजेंस को छुपाने की भी कोशिश करोगे तो भी मैं ऐसे में बता सकती हूँ। भले ही तुम डुअल एलिमेंटल हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसे टच तक नहीं कर सकते। आर्ट कहता है क्या लांस बेरन इतने ज्यादा ताकतवर है? एलिया कहती है हाँ बिल्कुल। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो आप कितनी ताकतवर हो? एलिया कहती है मैं इतनी ताकतवर हूँ। वाह क्या बात है दोस्तों, देख पा रहे हो एलिया तो फनी भी है। एलिया रिलैक्स होकर कहती है लांसेस के अंदर मैं वीकेस्ट हूँ, इसी कारण से हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। बेरन भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है लेकिन परसेप्शन के मामले में मैं काफी आगे हूँ। आर्ट अपने मन में कहता है तो इसी कारण से इसे बहुत दूर से भी मेरे बारे में पता चल गया। एलिया कहती है ऐसा लगता है बेरन की बात खत्म होने वाली है, बच्चे तुमसे बात करके खुशी हुई। आर्ट रिस्पेक्ट देते हुए कहता है लांस एलिया आपने मेरे सवालों का इतने अच्छे से जवाब दिया इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एलिया आर्ट के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है अगर मेरा छोटा भाई अभी भी यहाँ पर होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का होता, इसीलिए थैंक यू। अगले सीन में अपन देखते हैं मार्कोस की बात पूरी स्कूल में फैल चुकी होती है और आर्ट डीसी मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचता है। क्लेयर आर्ट को एक हैरान करने वाली न्यूज देती है, मार्कोस कल रात को मर चुका है। आर्ट हैरान होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो मर कैसे गया? कर्टिस जवाब देता है क्योंकि उसका माना लीकेज रुक नहीं पाया। यह बंदा गुस्सा करते हुए कहता है जो कुछ भी उन लोगों को पता चला है अपन लोगों से वो बातें छुपाई जा रही है। इसी बात को लेकर इन लोगों की मीटिंग आगे बढ़ती है और ये सभी लोग एक शेड्यूल तैयार करते हैं जिसके हिसाब से ये लोग रात में भी स्कूल की निगरानी कर पाए। कैथलीन कहती है मैं इस बात से हैरान हूँ कि काई ने बहुत ही बड़े हिस्से को अकेले ही निगरानी करने के लिए कहा है। फेरित कहता है हाँ मैंने सुना है कि काई इस तरीके के काम को अवॉइड करने की कोशिश करता है। आर्ट कैथलीन से कहता है मेरे ख्याल से वो थियो के साथ काम करते हुए बोर हो चुका है, लेकिन थोड़े दुख की बात है अपन साथ में निगरानी नहीं कर पाए। तुम्हारा भाई इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा था? कैथलीन कहती है मैंने तो सिर्फ उसे इतना बताया कि स्किनशिप शेयर करने के बाद में अपन दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। ऐसा सुनकर इन दोनों का रिएक्शन देखो दोस्तों, बेचारी कैथलीन का स्किनशिप से मतलब होता है सिर्फ इतनी चीज, लेकिन इस भोली भाली को कौन समझाए स्किनशिप का मतलब कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का होता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट क्लास में होता है और दोबारा से बच्चों को पढ़ा रहा होता है। आर्ट कहता है क्या तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब पता किया कि किसी भी मैच का पावर लेवल चेक करने के लिए उसके माना कोर को देखना यही सही तरीका होता है या नहीं? इस सवाल का जवाब किसी भी बच्चे के पास नहीं होता। तभी फेरिद उठता है और अपनी साइड से एक जवाब देने लग जाता है। इसी कारण से काफी बच्चों को लग रहा होता है कि ये बंदा भी डीसी का मेंबर है, जरूर से आर्ट ने इसे जवाब बता दिया था। लेकिन आर्ट फेरिद के जवाब को गलत बता देता है और कहता है माना कोर एकदम किसी भी बॉडी के मसल की तरह होता है। सिर्फ मसल्स को देखकर अपन ये नहीं बता सकते कि किस मैच के अंदर कितनी पावर्स और कितनी टेक्निक्स है, उसी तरीके से माना कोर भी होता है। एक बंदा उठता है और कहता है तो आप ही बता दीजिए क्या बेटर तरीका होता है अपने अपोनेंट की एबिलिटीज को चेक करने का? आर्ट कहता है इसका जवाब सिंपल है, अपन को किसी भी मैच को उसके माना कोर के लेवल के हिसाब से जज करना ही नहीं चाहिए। सब कुछ स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कमजोर माना कोर वाला ज्यादा ताकतवर निकल जाए और ज्यादा ताकतवर माना कोर वाला कमजोर निकल जाए। और अब अपन इस बात को छोड़ते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। उम्मीद है तुम सभी लोगों ने काफी प्रैक्टिस की होगी। इसी के साथ आर्ट की क्लास जैसे ही खत्म होती है आर्ट चले जाता है प्रोफेसर ग्लोरी की क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन आर्ट की बॉडी अभी भी हील हो रही होती है। इसी कारण से प्रोफेसर ग्लोरी उसे शांति से बिठा देती है। आर्ट जैसे ही एक जगह पर पहुंचता है वो अपने सामने टेसिया को देखता है। आर्ट भी टेसिया की साइड में चला जाता है और बैठ जाता है। टेसिया अभी भी काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है। इसी कारण से आर्ट कुछ कहने की कोशिश करता है। इतने में ही टेसिया कहती है तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी अब आगे बढ़ चुकी हूँ। सिर्फ इतनी सी बात थी, मैंने किसी की ख्वाहिश की थी जो कि मुझे नहीं मिल पाया। आर्ट कहता है टेस नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा था उसमें काफी बातें सच थी। मैं काफी लंबे समय से जानता था कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो, लेकिन मैं इसका सामना करने से डरता था। इमोशंस बहुत ही उलझी
उलझी हुई चीज होती है जिसे कि ट्रेनिंग करके सुधारा नहीं जा सकता है। टेसिया कहती है मैं भी खुद के इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल खो बैठी थी और वो बात सामने ले आई जिसके बारे में लिलिया ने मुझसे मना किया था। आर्ट कहता है नहीं, तुम मुझसे कहीं बेटर हो, मैं तुमसे हर वक्त भागते आया हूँ जो कि तुम डिजर्व नहीं करती हो। इस बात के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता हूँ। ऐसा सुनकर टेसिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी आर्ट एकदम लास्ट में कहता है कम से कम अभी तो नहीं। यह सुनकर टेसिया चौंक जाती है और कहती है क्या कहा तुमने? आर्ट स्माइल करते हुए कहता है शायद से अपन बड़े हो जाएंगे तब। भाई साहब, बंदे ने ग्रीन फ्लैग दे दिया है, लेकिन थोड़े टाइम बाद के लिए, जो कि दोस्तों मेरी नजरों में सबसे बेस्ट बात है। यह सुनकर सिल्वी भी खुश हो जाती है। इतने में ही टेसिया कहती है तुम्हें क्या लगता है, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्ट कहता है मैंने ऐसे रिएक्शन की तो उम्मीद ही नहीं की थी और मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। टेसिया बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी कहती है तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों टेसिया आर्ट से एक प्रॉमिस लेती है कि तब तक किसी और लड़की की तरफ तुम देखोगे भी नहीं। आर्ट इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से जाने से पहले टेसिया के सिर पर किस करता है। यह देखते हुए दोस्तों पता नहीं लेकिन एक अजीब सा रिलीफ मिल रहा है और जितने भी सिंगल भाई लोग हैं जलने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट को एक वीक बीत चुका होता है और सिल्वी बीच बीच में आर्ट के कुछ ज्यादा ही मजे ले रही होती है। सिल्वी कहती है हे मम्मा को किस किया। सीन शिफ्ट होता है और अपन टेसिया को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है आर्ट के बारे में सोच सोच कर। इसने तो यहाँ तक सोच लिया है जब फ्यूचर में इन दोनों के बच्चे होंगे तो वो कैसे दिखेंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं रात का टाइम होता है और इसी मोमेंट पर दो इंसानी बच्चे दीवार पर लिख देते हैं एल्फ्स और ड्वार्फ्स यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी आर्ट इन दोनों को पकड़ लेता है क्योंकि आर्ट यहीं पर ड्यूटी कर रहा होता है। फिर थियो इन दोनों बंदों को लेकर चला जाता है इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए। आर्ट फिलहाल में अकेला होता है। तभी सिल्वी कहती है पापा मुझे भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। आर्ट कहता है बस थोड़ी ही देर में आज का काम खत्म होने वाला है, फिर अपन जाकर कुछ खाने वाले हैं। आर्ट चलते चलते काई के एरिया के पास चला जाता है। तभी एकदम से सिल्वी कहती है पापा मुझे एक अजीब सा माना सेंस हो रहा है। आर्ट फटाक से सिल्वी को लेकर छुप जाता है। तभी अपन देखते हैं यहाँ पर एक खुफिया बंदे को जिसकी पीठ पर सेम मार्क होता है जो कि मार्कोस की पीठ पर था। आर्ट इस बंदे का छुप कर पीछा करने लग जाता है ताकि आर्ट पता कर सके कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। इतने में ही कोई बंदा आर्ट को तेज आवाज लगाता है। आर्ट जैसे ही मुड़ के पीछे देखता है ये तो काई होता है और इस चक्कर में सामने वाला बंदा गायब हो जाता है। काई कहता है आर्थर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो मेरा एरिया है। आर्ट कहता है मैं एक बंदे का पीछा कर रहा था जो कि मार्कोस से रिलेटेड था। काई कहता है अगर ऐसी बात है और तुम मेरे एरिया में कुछ भी अजीब देखते हो तो ऐसे में पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। वैसे थियो कहाँ पर है? आर्ट कहता है थियो दो बच्चों को एडमिन ऑफिस में लेके गया है। इतने में ही अपन देखते हैं इन लोगों के पास एक गैजेट होता है चाकू जैसा जिससे कि ये एक दूसरे को सिग्नल दे सकते हैं और फिलहाल में थियो इन लोगों को सिग्नल दे रहा होता है। काई कहता है जिसका तुम पीछा कर रहे थे उसका मैं पीछा करता हूँ और तुम थियो की मदद करने जाओ। आर्ट ऐसा ही करता है और तेजी से थियो की साइड पे बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये बंदा काई, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा एक झोलझाल लग रहा है। इसी के साथ भाई लोगों इस वाले वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा है। तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो यार, मुझे भी कैसे पता चलेगा कि तुम सपोर्ट दिखा रहे हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द और देखने वाले हैं ये काई बंदे के साथ और इन मार्क बंदों के साथ क्या झोलझाले। सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द, बाय बाय।